गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार आप सभी को जिला शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। हम लोग शुरू किए थे सॉलिड स्टेट चैप्टर केमिस्ट्री में, जिसके अंतर्गत आखिरी पार्ट ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं उनको केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर 4 प्रकार से बांटा जाता है, जिसका नाम हमने बताया था कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मोलेकुलर सॉलिड। हिंदी में भी इसका नाम बताया गया था। क्या क्या नाम बताया गया था? तो एक था आयनिक ठोस, एक था धात्विक ठोस, एक था सहसंयोजक ठोस और एक था आपका अ, अ, आणविक ठोस था। ठीक है, 4 नाम था। इसका अंग्रेजी नाम भी हिंदी नाम भी दोनों याद रखिएगा। आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट और क्या था, आणविक था। इसमें कुछ हमने पढ़ लिया था, पढ़ रखा था। जिस तरह से आयनिक ठोस के बारे में हमने बताया था कि इसमें आयंस होते हैं, केटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके वजह से ये मजबूती से चिपक जाते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मारने पर ये चूर चूर हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपको बताया गया था। ये इसका विशेषता के बारे में हमने चर्चा किया था कि ये भंगुर होते हैं। और चालकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था, इसको याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जाता है कि जो ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं वो कुचालक होते हैं, क्यों होते हैं, या द्रवित या पिघले हुए अवस्था में ये क्यों चालक बन जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जब इसको लिक्विड में यानी जल में डुबोएंगे या इसको गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा, तो इनमें आयन आ जाते हैं। पहले ये आयन क्या थे, बंधे हुए थे, लेकिन जब इनको गर्म किया जाता है तो बंधन दुर्बल हो जाता है और दूर दूर हो जाते हैं। और इस वजह से वो क्या करते हैं, वही आयन जो होते हैं वो विद्युत का क्या करते हैं, इसे सुचालक बनाते हैं। ठीक है ना। धात्विक ठोस के बारे में बताया था कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, विद्युत धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित कराते हैं। इसमें ऊष्मा का भी प्रवाहन होता है। ये आघात वर्ध होता है, यानी इसमें मारने पर ये क्या होता है, ये चोट सहने का इसमें क्षमता होता है। तन्यता गुण होता है इसके अंदर, याद रखिएगा। और ये विद्युत का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक होते हैं। ठीक है ना। अगला आया था नेटवर्क ठोस। इसको याद रखिएगा, नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एटम आपस में क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं, जाल के जैसा बनाते हैं। खास करके इसके अंतर्गत कार्बन वाले तत्व आते हैं। वैसे ठोस जिसके अंदर क्या हो, कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास कैटिनेशन पावर, जुड़ने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है ना। कार्बन आपस में, बहुत सारे एटम आपस में जुड़ सकते हैं, तो एक जाल जैसा संरचना बनता है, एक नेटवर्क बनता है। इसीलिए सहसंयोजक ठोस को हम लोग नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। नेटवर्क ठोस में क्या होता है कि इसके अंदर ये काफी मजबूती से बंधे होते हैं। इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बंधा होता है ना। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब समझ गए, शेयरिंग के द्वारा, साझेदारी के द्वारा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। और ये इतना मजबूत होता है कि ये गर्म करने पर भी नहीं टूट पाते हैं। तो इनमें आयन की कमी हो जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक है। एक्चुअली में जो विद्युत धारा वायर के अंदर प्रवाहित होता है, विद्युत धारा कहीं प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको प्रवाहित करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आयंस होना चाहिए, या आप सेमीकंडक्टर में होल्स पढ़ते हैं। तो इनमें से कोई भी एक होना, मौजूदगी होना जरूरी है। किसी भी ठोस के अंदर विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जब या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या तो आयंस हो, केटायन एनायंस, या होल्स। तो ये जो नेटवर्क ठोस है, सहसंयोजक ठोस, इसके अंदर ना तो आयंस पाए जाते हैं, ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ना ही छिद्र पाए जाते हैं। जिस वजह से ये चाहे तो निम्न ताप हो, चाहे ये उच्च ताप हो, ये क्या होते हैं, विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि इनके परमाणु बहुत ही मजबूती से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है ना। इनकी गलनांक भी क्या होता है, ऊंच होता है। गलनांक कैसा होता है, ऊंच होता है। उच्च गलनांक होने के कारण से, है ना, मजबूत बॉन्ड से बंधे होने के कारण से इनको तोड़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा देना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो गलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। ठीक है ना। दूसरा, ये क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें जो एटम्स होते हैं, या जो भी एटम्स होते हैं, आयंस तो इसमें होंगे ही नहीं, एटम ही होते हैं, और वो एटम काफी मजबूती से बंधे होते हैं, जिस बॉन्ड को कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये कठोर होते हैं और इनका कठोरपन का
कारण वही है जो हमने बताया कि इनमें आपस में क्या होते हैं, काफी मजबूत बॉन्ड होते हैं। फिर भी इन कोवैलेंट सॉलिड के अंदर, नेटवर्क सॉलिड के अंदर एक आपको मिलेगा तत्व जिसको बोलेंगे हम लोग ग्रेफाइट। अभी तो ये हीरे का स्ट्रक्चर है, इसके बाद आएगा क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ना, ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। जबकि हमने बताया था कि जो नेटवर्क ठोस होते हैं ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो यहाँ एक अपवाद है, अपवाद याद रखिएगा, जो कि आपको अपवाद ही एग्जाम में पूछा जाता है। अपवाद क्या हो जाएगा, तो अपवाद में याद रखिएगा, यानी एक्सेप्शन में कौन हो जाएगा, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, तो कहिएगा ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है। यानी ये क्या करता है, विद्युत का सुचालक करता है, यानी ये करंट को फ्लो कराता है। कौन, ग्रेफाइट। हीरा नहीं कराता है। ये क्यों ऐसा होता है कि हीरा जो होता है वो क्या करता है, विद्युत का कुचालक होता है, सबसे हार्ड बनता है ना। ये जो ड्रिलिंग मशीन वगैरह होता है, उसको काटने वाला जो नुकीला भाग होता है, उसमें क्या होता है, इनका प्रयोग होता है। ये काफी कठोर होते हैं। आप कह सकते हैं कि सबसे कठोर अगर अगर हम बात करें पदार्थों में, तो ये कौन आएगा, हीरा आएगा। हीरा की संरचना के कारण ऐसा होता है। हालांकि हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। क्या क्या होता है, खास बातें जो याद रखिएगा, इसमें जो होते हैं कार्बन का ही बने होते हैं। कौन कौन, कार्बन का बना होता है हीरा, और कार्बन का बना होता है ग्रेफाइट। तो कार्बन में क्या होता है ना, कि कार्बन की जो वैलेंसी है आप जानते हैं, वो 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। और 4 बॉन्ड बना ही ले, 4 बॉन्ड बना ले, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण, जो आप पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो हीरा का जो पूछा जाने वाला सवाल बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो कहिएगा sp3 होता है। मतलब एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़े रहेगा, 4 कार्बन। जरूरी नहीं कि कार्बन से ही जुड़ा हो, यानी एक कार्बन अलग अलग 4 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है। हालांकि यहाँ लिखा गया है कि 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो हीरा है इसके अंदर कार्बन 4 से जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये 3D डायमेंशन होता है इसका, याद रखिएगा। 3D इसका स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का कितना होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनली होता है। अत्यधिक कठोर होता है, उष्मा का सुचालक, लेकिन विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। और क्यों कुचालक होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। जैसा कि हमने बताया, सुचालक होने के लिए या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या आयंस होना चाहिए। ना तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही इसके अंदर क्या होता है, आयंस पाए जाते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक बनते हैं, ठीक है। अब आगे समझ में आएगा कि क्यों ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जो पेंसिल में यूज करते हैं, पेंसिल जो होता है वही ग्रेफाइट है। औद्योगिक उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो कटिंग और ड्रिलिंग टूल में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। अब बात करते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है इसमें क्या खास बात होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन का क्लास 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा नहीं बताया जाता है। फिर भी हम बताते हैं कि कार्बन को कहा जाता है कि तुम कितने बॉन्ड बनाना, 4 बॉन्ड बनाना, ठीक है ना। ये जो 4 बॉन्ड बनाते हैं, इनमें 4 बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन इनका होता है। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी और का होगा और ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अष्टक पूरा कर लिया। तो कार्बन कहता है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है। तो बाकी और 4 किसी और से लेकर आएगा, साझेदारी करेगा और 8 पूरा करेगा। लेकिन जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा जाता है, तो ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड तो बना लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके, और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट के अंदर। तो ग्रेफाइट के अंदर टोटल बॉन्ड कितना हो गया, तो 1 2 3, 3 हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा sp2। गिन लेंगे, एक यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो s के ऊपर 1, p के ऊपर 2, समझने के लिए बता रहे हैं। टोटल कितना हो गया, ये जोड़िएगा तो 3 हुआ। बॉन्ड भी क्या हो गया, 3। इसके पहले जो हमने बताया था 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसके लिए आप ऐसे देखिए, 4 बॉन्ड है तो sp क्या हो जाएगा, 3, 1 2 3 4, यहाँ पर एक
समझने के लिए बता रहे हैं कि S के पावर में 1, P के पावर में 3 मिलके 4 हो गया, sp3 हो गया। यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये पूछा जाएगा आपको। ग्रेफाइट का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है। ये 2 डायमेंशनली होता है, एक परत दूसरे परत के 2 डायमेंशनली जुड़े हुए रहते हैं। और खास बात यह है कि इसमें क्या पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। चूंकि ये उतने मजबूत बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं किया है, तो जाहिर सी बात ये कमजोर वांडरवाल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनके लेयर जो होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, तो ये जो एक लेयर हुआ, ये दूसरा लेयर हुआ, इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो काफी दुर्बल बॉन्ड होता है। क्या होता है, दुर्बल बॉन्ड होता है। उस वजह से क्या हो जाएगा, ये इसके फिसलन आता है, इसमें फिसलन की गुण आ जाती है। मतलब एक परत और दूसरे परत के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत दुर्बल होता है, और दुर्बल होने के कारण से क्या हो जाएगा, फिसलन होगा। इसीलिए इसका यूज किया जाता है किस रूप में, स्नेहक के रूप में, ठीक है ना। तो एक बात आप समझे, यहाँ किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं इनके परतें, एक परत से दूसरे परत कैसे जुड़े रहते हैं, तो कमजोर वांडरवाल फोर्स के तहत जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। ये नर्म होते हैं, भंगुर होते हैं और विद्युत का सुचालक होते हैं। क्यों सुचालक होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हाईवे के कारण होता है, और इसका ये वाष्पीकरण दिया है, इसका उपयोग किया जाता है स्नेहक। और इतना सारा बात में आपको मेनली 2-3 बातें याद रखना है। डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर, डायमंड में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है। जो डायमंड होता है वो कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, नर्म होता है। डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, और जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो भंगूर होता है, चूर चूर हो जाएगा। डायमंड जो होता है, हीरा, वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कराएगा, जबकि ये विद्युत का सुचालक होता है। और सुचालक होने के लिए क्या इसमें पाया जाता है, तो कहिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या आयंस हो तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयंस नहीं होंगे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो हमें लगता है आपको याद हो जाना चाहिए। डायमंड, डायमंड में आप कह सकते हैं क्या होता है, sp3 होता है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, sp2 होता है। इसमें 3D स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरह से इसमें 2D हेक्सागोनल होता है। ये टेट्राहेड्रल आपको दिख रहा होगा। अंतरा आणविक आकर्षण बल, इसमें सहसंयोजक बॉन्ड होता है, जबकि इसमें डिस्पर्सन फोर्स होता है। आपस में कौन सा बॉन्ड होता है, वांडरवाल फोर्स होता है इसके अंदर, ठीक है ना। भौतिक प्रकृति ये सबसे कठोर होता है, ये नरम और फिसलन भरा होता है, इसलिए इसका लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये कुचालक होता है और ये क्या होता है, सुचालक होता है। आशा करते हैं इसको याद कर लीजिएगा। ये कार्बन और ग्रेफाइट और हीरे के अंदर अंतर पूछा जाता है, और उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है कि जो ग्रेफाइट होता है वो नेटवर्क ठोस होते हुए भी, कोवैलेंट सॉलिड होते हुए भी, वो क्यों ऐसा होता है कि वो क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। बाकी सब इसमें लिख दिए हैं, मुख्य गुण इसका लिख दिया गया है, ठीक है, जो कि आप समझ सकते हैं। इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो आप लिख लीजिएगा। इसका परिभाषा है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से लिख दिया गया है। इसे क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा प्रबल सहसंयोजक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं एक दूसरे से। याद रखिएगा, इसमें साझेदारी के द्वारा क्या होता है, बने होते हैं, ठीक है ना। अत्यधिक कठोर होते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, हीरा। लेकिन इसी में एक अपवाद है जिसका नाम है क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, नरम होता है, उच्च गलनांक होता है। इसकी गलनांक क्या होता है, काफी उच्च होता है, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड होता है ना वो साझेदारी के द्वारा बना हुआ रहता है, ठीक है ना। इसीलिए इनका गलनांक क्या होता है। विद्युत का ये जाहिर सी बात है, ये विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, उष्मा का सुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, याद रखिएगा। जल में घुलनशीलता, तो ये जल में क्या होते हैं, ये घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलने के लिए दो बातें होना चाहिए, दो कंडीशन होता है। हमने पहले भी बताया था जब विलियन चैप्टर पढ़ाया था कि किसी भी वस्तु को, मान लीजिए इस मार्कर को जल में घुलना है, घुलेगा या नहीं घुलेगा ये दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला कि क्या इसके अंदर H बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा तो ये पानी में घुलेगा।
हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये भी आपको बताए थे कि हाइड्रोजन को किससे जुड़ा होना चाहिए, तो फोन से जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से अगर जुड़ा हुआ है तब वो यौगिक क्या चीज में घुलेगा, पानी में घुलेगा। जैसे ये प्लास्टिक है, ये नहीं घुलेगा क्योंकि इसमें कार्बन का बना है, और कार्बन और किससे बना है, हाइड्रोजन से। हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को किससे जुड़ा होना चाहिए, फोन से जुड़ा होना चाहिए। फोन मतलब मोबाइल नहीं, FON, एफ माने फ्लोरीन, ओ माने ऑक्सीजन, एन माने नाइट्रोजन। अगर इस तरह से कोई यौगिक है, जैसे HF हो गया, देखिए इसमें फ्लोरीन से जुड़ा है हाइड्रोजन, है ना, H2O कर लीजिए, या आप और भी ले लीजिए, HO कर लीजिए, OH कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से OH जिसमें दिखेगा, ठीक है, उसकी बात किया जा रहा है। नाइट्रोजन के साथ H हो, जैसे NH3 हो गया, है ना, NH2 हो गया, साथ में और भी कुछ रहेगा इसके साथ, तो ये सब जल में घुलने की स्थिति में पाया जाता है। उदाहरण हमने पहले ही बता दिया था, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड होता है, ठीक है। अब आता है आणविक ठोस या कमजोर बॉन्ड। सबसे कमजोर बॉन्ड से बना हुआ जो ठोस होता है उसको कहते हैं मोलेकुलर ठोस, और हिंदी में कहते हैं आणविक ठोस कहते हैं। ये इतना कमजोर बॉन्ड से बंधे होते हैं कि कई बार तो कमरे के ताप पर ही ये क्या हो जाते हैं, द्रव बन जाते हैं। यानी ठोस तो होते हैं, लेकिन ये इतना कमजोर बॉन्ड होता है इसके अंदर कि हमें गर्म करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर इसको कमरे के ताप पे रखा जाए तो ये पिघल जाते हैं, द्रव बन जाते हैं। जैसे आइस की बात करें, बर्फ की बात करें, बर्फ आप जानते हैं किससे बना होता है, जल का ही एक क्या है, ठोस अवस्था है। तो जल का ही एक ठोस अवस्था है H2O, ये हम बना दिए इसका क्या, बर्फ। जैसे आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जब जल होता है वो जम जाता है, बर्फ बन जाता है, बर्फ एक ठोस हो जाता है, जानते हैं ठोस है। चलाकर बर्फ से मारेंगे तो कपार फट जाएगा, मतलब चोट लग जाएगा आपको। लेकिन एक मुट्ठी पानी लेकर मारेंगे आपको तो चोट नहीं लगेगा। बच्चे खेलते हैं, पानी से खेलते हैं, इसे मारते हैं तो चोट नहीं लगता है। लेकिन अगर बर्फ दे दिया जाए और मारने को दिया जाए तो चोट लग जाएगा उससे, है ना, बहुत तेजी से चोट लगेगा। इसका मतलब ठोस है, बर्फ एक क्या है, ठोस है। लेकिन इसके जो अणु होते हैं ना, ये अणु आपस में जब जुड़ते हैं, हमने बताया था कि काफी करीब आ जाते हैं, आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो तो वो आपस में चिपक जाते हैं और ठोस बन जाते हैं। तो इनमें जो बॉन्ड होता है ना, बर्फ बनने में जो बॉन्ड यूज होता है वो H बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि फ्रीजर के अंदर से जो बर्फ निकालते हैं, जैसी बाहर निकालेंगे वो पिघलना शुरू हो जाएगा, कुछ ही देर में वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ठोस जो है वो द्रव यानी जल के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, कमजोर बॉन्ड बॉन्ड के तहत ही बने होते हैं आणविक ठोस जो होते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत 3 आते हैं, जैसे कि आपको देखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन अबंधित, यानी आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है ध्रुवीय, नॉन पोलर, एक का है ध्रुवीय यानी पोलर मोलेकुल कहेंगे, और एक होता है हाइड्रोजन अबंधित। हाइड्रोजन वाला तो बहुत बार बता चुके हैं कि वैसा तत्व जिसके अंदर हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, हाइड्रोजन सीधे सीधे जुड़ा हो फोन से, तो उन सब को हम क्या कहेंगे कि इसमें ये ऐसा ठोस है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये दुर्बल बॉन्ड के तहत हम लोग कह सकते हैं कि होता है, ठीक है ना। अब आता है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इनमें कुछ सुचालक भी होंगे, कुछ कुचालक भी होंगे पदार्थ के रूप में, है ना। इसमें पोलर और नॉन पोलर को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। पोलर और ध्रुवीय और अध्रुवीय, हालांकि आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट जो पढ़ते हैं आप लोग, जब आवेश जो होते हैं वो उन आवेश से रिलेटेड होता है, डाइपोल मोमेंट का कहानी होता है ना। तो हम अगर डाइपोल मोमेंट से जोड़कर ही देखें इसको तो उसी से आता है, पोलर होता है, ठीक है। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए, वैसा तत्व, वैसा यौगिक जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम कहते हैं अध्रुवित। और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो उसे कहते हैं ध्रुवित, ठीक है ना। तो ये केमिस्ट्री का भी आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट को म्यू से सूचित करते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, है ना, जितने भी डाइपोल है उन सभी को जोड़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अगर उस स्थिति में 0 आ जाएगा तो उसे अध्रुवित कहेंगे। और डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे,
ध्रुवित कहेंगे, ठीक है ना, ध्रुवित कहेंगे। समझते हैं कि कैसे। जैसे जल के अणु की हम बात करें, हालांकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, लेकिन आपको समझने के लिए एक ऑक्सीजन है और उसके साथ जुड़ा हुआ है दो हाइड्रोजन, इस तरीका से जुड़ा हुआ है। ये इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और इसके अंदर जो होता है 108 डिग्री का ये एंगल बनता है। ये जो एंगल होता है लगभग 108 डिग्री के आसपास में बनता है, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हम बात करें, अगर बात करें कि ये जो ऑक्सीजन होता है, ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता में दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है ना। यानी यहाँ दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होता है, ये साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। नियम से बीच में रहना चाहिए, लेकिन बीच में नहीं रहता है। ऑक्सीजन थोड़ा बेईमान होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो बेईमान होते हैं वो फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ये थोड़ा सा इसके तरफ खिसक जाएगा। किसके तरफ? तो इस पर आएगा डेल्टा माइनस, इस पर आएगा डेल्टा प्लस आएगा। इसकी बात करें तो इस पर आएगा डेल्टा माइनस, इस पर आएगा डेल्टा प्लस। क्यों चार्ज ऐसा हुआ? क्योंकि ये चार्ज खिसक रहा है इसके तरफ, एक तरह से ये इसको दान कर रहा है तो प्लस आएगा, ये ग्रहण कर रहा है ऑक्सीजन तो माइनस आएगा। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं कि दो इसमें डाइपोल हो गया, दो डाइपोल हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया? 108 डिग्री हुआ। तो दो वेक्टर क्वांटिटी हो, मान लीजिए एक इस तरह से हो और एक इस तरह से हो, तो इनका रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। दो वेक्टर समान रूप से हो और 180 डिग्री पे हो, तो ये जो होते हैं क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा? जीरो बनेगा। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा एक धागा एक रस्सी से खींच रहे हैं, एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, दोनों बराबर रूप से खींचेगा तो क्या होगा? वो बीच में ही रहेंगे, ना तो इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। लेकिन अगर एंगल बनाकर खींचेंगे तो ये जो वस्तु है वो ना इसके तरफ जाएगा ना इसके तरफ जाएगा, वो सीधे इधर बीच में निकल जाएगा। रिजल्ट जीरो नहीं हुआ। तो उस तरीका से आप कह सकते हैं कि ये जो होते हैं, हम एक समझाने के लिए आपको बताए हैं, और आगे 11th क्लास में आप पढ़ कर आए होंगे कि इसके बारे में, ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में, ठीक है ना। तो अब आते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था नेटवर्क सॉलिड। सहसंयोजक ठोस पूछा जाता है, उसमें ग्रेफाइट और हीरा याद रखिएगा, ठीक है। ये चारों को फिर से हमने समरी कर दिया कि कैसे इसमें क्या क्या है, जो चीजें आपको याद करने का, जो समझा चुके हैं, कौन सुचालक है कौन कुचालक है, किसका गलनांक कम है किसका गलनांक उच्च है, ये चीजें हमने इसमें लिख कर दिया था। अब आते हैं अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक एक तरह से कह सकते हैं इस चैप्टर का, रिक्तिका के बारे में हम बता रहे थे कि जो खाली स्थान होता है वो कितने प्रकार का होता है। खाली स्थान भी ऐसे 4 प्रकार का होता है, लेकिन आपको दो ही को पढ़ना है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। समझने की कोशिश करते हैं खाली स्थान क्या था। तो जो हम लोग पढ़े थे पैकिंग फ्रैक्शन याद होगा, संकुलन क्षमता, तो हमने बताया था सबसे पहले 52% आया था, 68% आया था, 74%, और फिर क्या आया था? 74%। खाली स्थान की अगर बात करें, इसमें वॉइड जो खाली स्थान होता है वो कितना होता है? तो 48% हो जाएगा। इसमें क्या होगा? 32%। इसमें क्या होगा? 26%। इसमें कितना होगा? 26%। पहला वाला है एसएससी, तब बीसीसी, तब एफसीसी, तब होता है एचसीपी। हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा भरा हुआ है वो एफसीसी था और एचसीपी था। याद होगा, ये पहले क्या लिखते थे? एसएससी, फिर बीसीसी, फिर एफसीसी, फिर एचसीपी लिखा करते थे हम लोग इस तरह से, ठीक है। हम ये जो खाली स्थान है इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं आज, कि ये जो खाली स्थान 26%, 32% दिख रहा है, ये क्या सब एक ही तरह का होता है? तो नहीं, ये अलग अलग होते हैं। खाली स्थान क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर अगर 3 एटम को, परमाणु को, फुटबॉल को सजाइएगा एक दूसरे से टच करते हुए, इस तरीका से 3 परमाणु को आपस में टच कीजिएगा, ये फुटबॉल का आकृति है ना, और जब सटाइएगा आपस में तो ये क्या हो जाएंगे? बीच में गैप दिखेगा, आपको दिख रहा होगा, ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो रंग रहे हैं, ये खाली स्थान बच जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं, या रिक्त स्थान कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं, ठीक है। कितने एटम के बीच में ये है? तो कहिएगा 3 एटम के बीच में, तो इसको त्रिकोणीय कहते हैं, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं, ठीक है। 3 एटम के बीच में जो खाली स्थान होगा उसे हम कहते हैं त्रिकोणीय त्रिकोणीय
या अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। वैसे ही चार चतुष्फलकीय क्या होगा, चार परमाणुओं के बीच में। अब वो चार परमाणु कैसे होंगे, ये तीन था, एक ऊपर से ऐसे यहाँ एटम लाकर रखेंगे, बीचों बीच ऐसे ऊपर में लाकर रखेंगे यहाँ पर, तो जो बीच में यहाँ बनेगा गैप, जो यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ एक फुटबॉल और रख दिया जाए तो यहीं पर यहाँ पर बनेगा एक गैप। चार एटम के बीच में जो गैप बनेगा उसे बोलेंगे चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे, ठीक है ना। नाम से भी याद रखें, ट्रायंगुलर त्रिकोणीय में तीन परमाणु के बीच का गैप, चतुष्फलकीय में चार परमाणु के बीच, अष्टफलकीय में ऑक्ट का मतलब 6 होता है, 8 लेकिन यहाँ 6 होगा। अष्टफलकीय में कैसे होगा तो देखिए, चार परमाणु को इस तरह से वर्ग के कोना पे रख दीजिए, ठीक है, एक परमाणु इसके पीछे यहां रखिए, इसके पीछे साइड, और एक परमाणु सामने से रखिए इस तरीका से। अब बीच में होगा, मतलब दो इस तरीका से एटम है, ये चार कोना कोना और दो गो इस तरीका से दबाएंगे तो बीच में कहीं गैप बनेगा, जिसको कहा जाता है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और घनीय का तो मतलब आप समझ सकते हैं, घन के 8 कोना होता है, किसी भी घन के 8 कोना पर क्या रखेंगे, परमाणु रख देंगे, और जो उनके बीच का गैप बनेगा उसी को कहा जाता है अष्ट क्यूबिकल, और या उसी को घनीय रिक्तिका कहते हैं। इनमें से आपको जो पढ़ना है वो दो ही को पढ़ना है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। कौन कौन सा, एक और टर्म यहाँ है, इसको भी समझा देते हैं, इसको याद करा देते हैं, कैसे याद कीजिएगा। त्रिकोणीय से हम लोग समझते हैं, त्रिकोणीय में क्या हुआ था, तीन परमाणु था, तीन परमाणु जो होते हैं उनके बीच का जो गैप होगा उसी को कहा जाता है त्रिकोणीय, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो परमाणु है इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर मानते हैं, और यहाँ जो है ये जो गैप, यहाँ एक छोटा सा परमाणु रखते हैं, एक फुटबॉल जैसा आकृति छोटा सा, जिसकी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, आर। तो इनमें जब डिराइव किया जाता है, संबंध निकाला जाता है, तो ये पाया जाता है कि जो आर होता है वो 0.155 कैपिटल आर होता है। किसकी बात कर रहे हैं, त्रिकोणीय का। जब इसमें निकालिएगा, किस चतुष्फलकीय में निकालिएगा, इसके लिए आता है स्मॉल आर इक्वल टू होता है 0.155 आर। ये वाला पूछा जाएगा चतुष्फलकीय का, याद रखिएगा, आर इक्वल टू होता है 0.225 कैपिटल आर। इसके लिए होता है आपका आर इक्वल टू 0.414 आर, और इसके लिए होता है घनीय के लिए आर इक्वल टू 0.732 आर होता है। ये आपका फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, ये दोनों आपसे पूछा जाता है, ये दोनों आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीका से ये जो चार वॉइड है, चार रिक्तिका, इसमें से दो को पूछा जाएगा, दो को नहीं पूछा जाता है, टोटल चार प्रकार का होता है। आगे के सिलेबस में आप पढ़िएगा, लेकिन 12th क्लास में दो ही पूछा जाएगा। अब चतुष्फलकीय रिक्तिका से जो सवाल पूछा जाएगा, एक ये पूछा जाएगा, कितने एटम का होता है, उनके बीच में टच करता है, ये 4 और 6 होते हैं, नाम से याद रखिएगा। और जो अगला टर्म पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किसी भी, जैसे बीसीसी के अंदर, एफसीसी के अंदर, एससीपी के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी संख्या होगी, अष्टफलकीय रिक्तिका कितना होगा। तो चतुष्फलकीय के लिए याद रखिएगा 2 × Z याद रखिएगा, और इसके लिए याद रखिएगा Z का होता है, Z मतलब परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। जितनी संख्या होगा उतना ही क्या होगा, अष्टफलकीय रिक्तिका होगा, और जितनी परमाणु की संख्या होगा उतना ही क्या होगा, दुगुना उसका टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ये फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। टेट्राहेड्रल में दुगुना करना है, ऑक्टाहेड्रल में उतना ही रख देना है। ये दो हमने डायग्राम बनाकर बताया था, वही है। चतुष्फलकीय रिक्तिका के बारे में ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं आराम से, इसको मेन चीज हमने बता दिया है, ठीक है। अब आता है ये जो आपने अभी बताया था, प्रति परमाणु संख्या। चतुष्फलकीय में 2 गुना कर देना है, और अष्टफलकीय में 1 गुना ही कर देना है, बस यही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हम एक बार और बता देते हैं, आपसे सवाल पूछेगा एफसीसी के अंदर, एफसीसी के अंदर, एफसीसी के अंदर, है ना, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, तो कहिएगा इसमें दुगुना होता है, 2 × Z। अब एफसीसी का Z कितना होता है, तो Z का फॉर्मूला याद होगा 12, 46, 41, ऐसे याद होगा, आपको बताए होंगे। पहला था एसएससी, दूसरा था बीसीसी, तीसरा था एफसीसी, ये 4 होता है, तो यहाँ 2 गुने क्या करेंगे, 4, मिलके कितना हो जाएगा, 8। मतलब ये है कि एफसीसी के अंदर
टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आपसे पूछेगा एचसीपी के अंदर कितना होता है, तो एचसीपी का संख्या 6 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 2 × 6 = 12। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीका से हम कह सकते हैं ये हमारा वॉइड था। अगला है सोडियम क्लोराइड और क्या था? CaCl। 2 स्ट्रक्चर और पढ़ना है और उसके बाद हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव इसमें कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो देखेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आप अगले क्लास में पढ़ने को मिलेगा। सोडियम क्लोराइड का और किसका? सीजियम क्लोराइड का 2 तरह का स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। इसके बाद MCQ बताया जाएगा इसमें और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से आप लोग क्या कर लेंगे, नोट्स बना लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वाला टर्म कितनी संख्या होती है पूछा जाता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है ये जो आर और स्मॉल आर में रिलेशन, ये पूछा जाता है। चतुष्फलकीय का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ये सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा और उसके बाद इससे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।